हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं केवीएस की वैकेंसीज निकल चुकी हैं और आप हमारे चैनल पे कॉमर्स के बारे में क्लासेस ऑलरेडी केवीएस के लिए और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए देख ही रहे हैं। आज से आपके लिए इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हम इसे केवीएस के लिए जो मैथमेटिक्स का पीजीटी एग्ज़ाम होगा उसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इसकी पहली क्लास है, इस सीरीज़ की पहली क्लास है और इसमें हम जो पीजीटी का सिलेबस है फॉर मैथमेटिक्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग जानते ही हैं वैकेंसीज काफ़ी सारी निकली हैं और ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए यहाँ पर अपने लिए एक जॉब सिक्योर करने का, गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात एक ये समझा दी जाती है आपको कि आप जो भी सिलेबस यहाँ पे देखने वाले हैं वो सारा सिलेबस जो है, जो भी सीबीएसई और जो ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उसके ऊपर बेस्ड है। जो भी अगर आपने सीबीएसई से अपनी पढ़ाई करी है तो आप जानते होंगे कि आपने 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, जो कोर की सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स थी, आप उसी को यहाँ पे लेके आने वाले हैं, उसी को हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। लेकिन साथ साथ वो चीज़ें जो हैं वो आपकी जो डीप नॉलेज है फॉर द लेवल ऑफ बैचलर एंड मास्टर्स वो आपकी जो है चेकआउट की जाएंगी। इसीलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर ये डिस्क्लेमर डाला हुआ है मैथमेटिक्स के नीचे कि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, जो कि आपने 11th और 12th में पूछा हुआ पढ़ा हुआ है। बट साथ में जो डीप नॉलेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी एप्लीकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जाएगी। तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, जैसे अगर हम कहें कि अगर आपके 100 क्वेश्चन हैं तो आपको ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं जहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक हायर लेवल का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए मतलब की बात पे आते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ में सिलेबस फॉर पीजीटी केवीएस मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है, आप लोग जानते हैं सेट। बहुत इजी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी हमारे पास में। सेट के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। सिंपल कहा जाए तो आप ये जानते ही हैं कि भाई सेट क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। सेट के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आना चाहिए। एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सब क्या है, ये सब जो है ये टाइप्स ऑफ सेट है। ये टाइप्स ऑफ सेट बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जैसे कि हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई दो फॉर्म होती हैं। जैसे कि हम एक ले लेते हैं जहाँ पर हम कहते हैं एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है और दूसरा रोस्टेड फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होता है, जहाँ पर उसको एक टेबल की फॉर्म में लिखते हो। आपने देखा होगा ना, एक में हम उसकी एक तरह से प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देते हैं और दूसरे में हम उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। इसके बाद में फिर क्या है, टाइप ऑफ सेट सकते हैं। टाइप सेट कैसे हो सकते हैं, कोई एम्प्टी सेट जहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होता, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, ये सारी सेट के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद में क्या आता है, सबसेट आता है। एक सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं और कितने सबसेट बनने चाहिए, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उनके नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं। इसी में और चीज़ें भी यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं क्योंकि केवीएस ने दिया नहीं था। जैसे कि हम कहते हैं प्रॉपर सेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये भी आपके एग्जाम में दिया जाएगा। तीसरी चीज आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है यूनिवर्सल सेट, ये भी टाइप ऑफ सेट ही है। देन आपके पास में वेन डायग्राम, आप किसी भी सेट को वेन डायग्राम के फॉर्म में शो करते हो। आपको याद होगा आप इस तरह का डायग्राम बनाया करते थे जहाँ पर आप ए सेट या फिर आप किसी सेट के दो सेट के यूनियन दिखाया करते तो आप इस तरह दिखाया करते थे। तो ये आपके वेन डायग्राम्स हैं। इस तरह से जब आगे हम बढ़ते हैं तो फिर सेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि भाई हम यूनियन कैसे करेंगे, उसका इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, दो सेट का डिफरेंसेस कैसे निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने को मिलने वाली है, शायद आपको याद हो, अगर याद तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। काफ़ी बच्चों ने पढ़ा होगा, काफ़ी बच्चों को याद भी होगा। डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है और आ भी जाती है। तो ऑन द होल देखा जाए सेट का जो प्रॉपर सिलेबस है वो सारा का सारा आपका जो 11th में था वही दिया हुआ है। बट यहाँ पर ज़्यादा जो क्वेश्चन रहेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे, जहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन 11th का बहुत सिंपल था। आप सिर्फ ये देखते हो कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखे जाते हैं। दो सेट हैं, आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो आप उनको किस तरह से लिखते हो। ठीक है, उसके बाद में उसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। देन डिफाइन कैसे करोगे रिलेशन को, रिलेशन जो है वो फंक्शन से डिफरेंट कैसे होता है, किसी भी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैसे निकालते हो, किसी भी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैसे निकलता है। इसके अलावा जितने भी आपके टाइप ऑफ फंक्शन है बहुत सारे होते हैं, आपको सारे नहीं पढ़ने।
टाइप ऑफ फंक्शन जो बहुत सारे, अब सारे नहीं पढ़ने, थोड़े बहुत पढ़ने हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें बेटा यहाँ से जो ये मैंने ये ब्रैकेट मार दिया, मॉडुलस, सिग्नम, एक्सपोनेंशियल, अरिथमेटिक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारे तो इजी होते हैं, आप लोग देखते ही कर देंगे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशंस के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर हम मॉडुलस की बात करें, आप इस तरह डिनोट करते हैं, बट इस पर 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं, जैसे कि x जो है वो अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, अगर x 0 के इक्वल है तो क्या होगा, अगर x 0 से स्मॉलर है तो क्या होगा, क्योंकि मॉडुलस में क्या होता है, आप इन तीनों ही चीज़ों को चेकआउट करते हो। फिर इसके बाद में जो आप रिलेशन और फंक्शन के बारे में समझ जाओगे तो आपको उनके ऊपर ऑपरेशन करने आने चाहिए। आप दो रिलेशन को जो है या फिर 2 सेट हैं उनको कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इस रिलेशन की वैल्यू उसमें कैसे पुट करोगे जहाँ पे आप सीखते हो f ऑफ g या फिर g ऑफ f। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x ले लेते हैं कि एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे में पुट करी जाएगी तो एक कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, तो उसका फिर क्या आंसर निकलता है। ये सब हम यहाँ पर सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ फंक्शन में करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। यही चीज़ थोड़ा सा आगे जाके भी और आएगी, क्योंकि इसका एक पार्ट जो है वो 12th के अंदर भी आता है। ठीक है, बट उसको हम थोड़े सा आगे चल के देखेंगे। सेकेंड के बाद थर्ड पे आते हैं, और थर्ड हमारे पास बेटा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पार्ट। बेटा इसके अंदर हमें, अगर आप लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर रखे हैं तो बहुत अच्छे से करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ जो है वो हर दूसरे चैप्टर के अंदर होता है। ठीक है, आप चाहे कोई भी चैप्टर उठा लो, हम आगे कैलकुलस करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें भी वो ट्रिगो यूज़ होती है, हर जगह पे घूम फिर के ट्रिगो आती रहती है। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रिगो से डरना नहीं है, उसको फेस करना है। जो भी चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में रखने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करके पहले आपको सिर्फ एंगल्स के बारे में बात की जाएगी कि आप एंगल को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं सिर्फ, आप या तो डिग्री से मेजर करते हो या फिर आप रेडियन से मेजर करते हो, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो एंगल है वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस 11th क्लास के अंदर रिडक्शन फार्मूला पढ़े होंगे, जब जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड में या फोर्थ में, आप थीटा लेते हो, पाई माइनस थीटा लेते हो, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये बिल्कुल लोअर लेवल समझी जाती हैं, जिसको देखते ही आपके पास आंसर निकल के आने चाहिए। देन फिर क्या है, ये एक बड़ी ही आसान सी चीज़ दे रखी है कि आप किस तरह से cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को इक्वल टू 1 प्रूव करते हो। ठीक है, फिर हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज, और साथ साथ एक बार और ध्यान रखनी है कि आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए। जैसे अगर हम साइन एक्स की बात करते हैं तो बेटा साइन एक्स क्या है, साइन एक्स ये होता है। अगर cos x की बात की जाए तो यही ग्राफ हल्का चेंज होकर इस तरह से बनता है। इस तरह से आपका इसमें cos और tan, cot, cosec, sec सबके ग्राफ होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, और इनकी फिर क्या डोमेन है, क्या रेंज है, वो आप मालूम होने चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो इसी में थोड़ी से और फॉर्मूलाज आते हैं, जहाँ पर हम एंगल्स को ऑल्टर करना सीखते हैं। कैसे ऑल्टर करना सीखते हैं, जैसे कि हमें अगर साइन x दिया हुआ है, बट हम क्या करते हैं, हम साइन 2x सीखते हैं, हम एंगल का डबल कैसे करेंगे, एंगल का हाफ कैसे करेंगे, या साइन 3x सीखते हैं, हम एंगल का ट्रिपल कैसे करेंगे, फिर एंगल का 1/3 कैसे करेंगे। इस तरह से 2 एंगल्स का सम करना। मान लो आपको साइन 30 प्लस 45 करा हुआ है, बाहर साइन लिखा हुआ है, आप इनको जोड़ोगे और आंसर क्या लिखोगे, जो आपको नहीं आता होगा, यानी कि साइन 75 आपको नहीं आता। बट अगर साइन 30 और साइन 45 में मैं फॉर्मूला यूज कर लूं किसका, साइन x प्लस वाई का, तो मैं फॉर्मूले के थ्रू इसका आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 एंगल्स के सम और डिफरेंसेस फॉर साइन एंड कॉस पढ़ेंगे। टैन का भी होता है, बट इन लोगों ने यहाँ पर सिलेबस में उसको नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो ये है ट्रिगो। ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, बट फिर भी इतना है कि आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद में ही एक अच्छा फल मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ पहले ही बोल देता हूँ, यहाँ पर ये जो टॉपिक लिखा है, ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th में इसी का एक बड़ा भाई आएगा, वहाँ पे होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक, बहुत आराम से उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स में क्यों चाहिए था, भाई चाहिए था बिकॉज एक रूट -1 दुनिया में आ गया था, उसने पूरी पूरी नई ब्रांच बना के छोड़ दी, इसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब क्यों ये लिखा है आपका √-1, जो कि आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, फिर इस पर में क्या था कि हम इसी को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से भी पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कॉन्जुगेट पढ़ेंगे इसके अंदर हम, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम यहाँ पे हम जेड मॉड पढ़ने वाले हैं, और फिर आर्गन प्लेन। अच्छा, ये आर्गन प्लेन क्या होता है? जब हम सिंपल लाइन को जब शो करा करते थे ऐसे करके x + y = 5 को, तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे शो करते थे, ग्राफ पे, यानी कि जिसको प्यार से ग्राफ ही बोलते हो। बेटा आर्गन प्लेन भी वही है, बस इसमें एक एक्सिस यानी कि y वाला एक्सिस होता है वो इमेजिनरी लिया जाता है, बाकी ये x ऐसे ही रहता है, ठीक है। ये आपका होता है आर्गन प्लेन। और हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, सपोज एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर x + iy, तो इसको शो करने के लिए आप कार्टेशियन प्लेन यूज नहीं कर सकते, आपको आर्गन प्लेन यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इमेजिनरी यानी कि आयोटा की हेल्प से बन रहे हैं, जितने भी नंबर आएंगे वो रियल नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एक पार्ट रियल भी होता है, एक पार्ट कॉम्प्लेक्स भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ बहुत छोटा सा है, लीनियर इक्वालिटीज, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती इसके अंदर, आपको सिंपल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उनको ग्राफ पे शो करना आना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ी शेडिंग करते हैं और ये चेकआउट करते हैं कि उस लाइन के अंडर या अबव जो फीजिबल रीजन है, जहाँ पर वो प्रोसेस या वो इक्वेशन या वो गिवन जो भी सिचुएशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। काफ़ी सही टॉपिक है, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है इसके बारे में। कुछ फार्मूलाज हैं और बाकी सबका सब अपने दिमाग से लगाया हुआ लॉजिक है। तो सिंपल चीज़ में क्या आ रही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिर आपको फैक्टोरियल सॉल्व करना आना चाहिए, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी फार्मूलाज हैं, एनपीआर और एनसीआर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके थोड़े बहुत एप्लीकेशंस, यानी कि जो हम जहाँ पर हम कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये सब बातें निकालते हैं, तो वो सब करने को आएगा। फिर आता है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। क्या क्या है इसमें, स्टेटमेंट है, प्रूफ है, इसके बाद में पास्कल्स ट्रायंगल और उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन। इसमें हम अगर देखें तो ज़्यादातर ध्यान से जो काम करने वाली चीज़ें आएंगी वहाँ पर हम कोफिशिएंट निकालना सीखते हैं। इसके अलावा जनरल टर्म की बात करेंगे इसके अंदर हम। उसके अलावा अगर हम एक्सपेंशन पे जाएंगे तो उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सीक्वेंस सीरीज, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। कहने के लिए सबसे दो चीज़ें हैं, एक आपको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, और एक आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। क्या होता है, कैसे होता है, उसके ऊपर थोड़े बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। साथ में जब एपी की बात करेंगे तो हम एएम की बात करेंगे, अरिथमेटिक मीन यानी कि a + b/2 अगर दो नंबर ए और बी हैं, और एक ज्योमेट्रिक मीन जहाँ पर हम √AB का ले लेते हैं अगर ए और बी के बीच का हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो थोड़ी चीज़ें और आगे आएंगी जहाँ पर हम इन्फिनिट जीपी की बात करेंगे, उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बीच में जो भी रिलेशन है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर आता है स्ट्रेट लाइन। टॉपिक अच्छा है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में आ गया तो बहुत ईजी बन जाता है। करना क्या है, स्लोप की लाइन और दो लाइंस के बीच का एंगल, ठीक है, लाइन की स्लोप और दो लाइंस के बीच का एंगल, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। और स्लोप निकालनी हो तो उसके लिए बहुत आसानी से एक छोटी सी एक कन्वर्जन, एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं और काम बन जाता है। एंगल बीच में निकालना हो तो हम tan थीटा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइन को फॉर्म करने की अलग अलग हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, इसके बाद में 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। इसके अलावा हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे बहुत कम फॉर्म, सिर्फ 2-3 लिख के दी हुई हैं, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों करा है, लेकिन हम इसमें जो भी 3, 4, 5 फॉर्म है सारी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और लिखी उन्होंने यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। बड़ा ही छोटा सा सिलेबस कर दिया है स्ट्रेट लाइन के लिए, अदरवाइज चैप्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट मुझे लग रहा है कि इन्होंने ये जो 2022 और 23 का सिलेबस जो अप्रूव करा गया है 11th क्लास के लिए, उन्होंने वही यहाँ पे ना कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है।
और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको वो चीज़ ज़रूर करवाएंगे, बट फिलहाल जो सिलेबस ऑफिशियल दिया गया था हम उसी को शेयर कर रहे हैं आपके साथ। नेक्स्ट आपका था कोनिक सेक्शन। इसमें क्या है, हम किसी भी कोन को काटते हैं तो कुछ 3 या 4 तरह की चीज़ें बन जाती हैं, जिसमें एक सर्कल है, एक एलिप्स है, पैराबोला है, एक हाइपरबोला है। आपको इनकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं वो याद करनी है, और जितने भी इनके छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि आप कहते हो फोकस है, वर्टिसेस है, लेटेस्ट एक्टम होता है, इसेंट्रिसिटी होती है, इनके बारे में बात करेंगे। और उसी के बेस्ड जो इक्वेशंस हैं और छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आते हैं। एक चीज़ और आ जाती है इसके अंदर, वो है 3D ज्योमेट्री। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला करते थे, जहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाया करते थे, वही चीज़ें यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा होकर आने वाली हैं। वो हल्का सा ज़्यादा क्या है बेटा, पहले आप सिर्फ x और y के लिए सॉल्व करते थे, अब आप x, y और z के लिए सॉल्व करेंगे। अब आप उसमें x, y और z के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके कोऑर्डिनेट जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। पहले आप सिर्फ 2 डायमेंशनल पढ़ा करते थे, सिर्फ हम x और y के बारे में बात करते थे। अब उसमें x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा, तो हम 3D स्पेस की बात करेंगे। ध्यान रखना बेटा हमेशा इस बात को, आप 2D प्लेन कहते हो बट 3D स्पेस होता है। जिस रूम में आप बैठे हो वो 3D स्पेस है, और जिस फोन या लैपटॉप पे आप देख रहे हो वो 2D प्लेन है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि आगे और चैप्टर्स में और अच्छे से आपके सामने आएगा, काफ़ी चीज़ें सिखाएगा और काफ़ी सारे नंबर भी देकर जाएगा। बट यहाँ पर सिर्फ हम ये देखेंगे कि किस तरह से डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज उसकी तरह होता है, इसके अलावा ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट्स को सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ऑफ अ कर्व की बात करें और 2 नंबर्स का सम है उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस को डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे। सम और डिफरेंसेस बहुत ईजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रोडक्ट और क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास में अलग से रूल्स होते हैं, आपने सुने होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी रूल है, पता नहीं लिख के क्यों नहीं दिया, जिसे हम कहते हैं चेन रूल। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो 11th का था, जो उन्होंने पीजीटी में यूज़ किया है, उसमें आपके पास में जो मेन टॉपिक्स आते हैं वो यही आते हैं कि आप लिमिट्स सिंपल इजी जो लिमिट्स हैं वो किस तरह सॉल्व करनी है, लिमिट्स के कंडीशंस क्या है, आप लिमिट किस तरह सॉल्व करते हो, और कब जो लिमिट है उसमें जो x की वैल्यू होती है पुट करनी है और नहीं करनी है, आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। साथ साथ जब हम बात करेंगे डिफरेंशिएट करने की, तो आपके सामने 3 रूल्स आएंगे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये सब वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, रेंज है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये चीज़ें हैं। ग्रुप डेटा भी होगा और अनग्रुप डेटा भी होगा। प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, सिंपल चीज़ें लेंगे पहले बहुत ज़्यादा। आउटकम्स किस तरह के होते हैं, आप आउटकम किस तरह से फॉर्म करते हो, कोई सिंपल इवेंट है, कोई कॉम्प्लेक्स इवेंट है, तो आपके जो उसके पॉसिबल आउटकम्स है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। फिर इवेंट है जो हमने सेट में पढ़ा था, उस तरीके से हम यहाँ पर नॉट और एंड की बात करते हैं। एंड मतलब आपका इंटरसेक्शन हो गया, और मतलब आपका यूनियन हो गया, ठीक है, और नॉट का मतलब हमारे पास यहाँ पर हम एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा जो हमारे इवेंट्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, एग्जॉस्टिव हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इस तरह से कुछ चीज़ें हम लेके आने वाले हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस ये हमें थोड़ी चीज़ें इसमें सीखनी है, हल्की फुल्की एप्लीकेशंस होंगी, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बेस्ड नहीं आएंगे। लेकिन ये सिर्फ 11th के सिलेबस का है, जब इसको हम 12th में लेकर आएंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम वहाँ पर बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की, वहाँ पे हम बात करते हैं बेस थ्योरम की, टोटल प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, वो चीज़ें हम थोड़ा सा भी आगे जाकर इसमें देखने वाले हैं। तो अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये 12th का सिलेबस है, जिसको हम कवर करने वाले हैं पीजीटी के अंदर, ठीक है, 12th बेस्ड भी, और जो उससे जो हायर लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो रिलेशन फंक्शन है वहाँ पर हम स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले टाइप ऑफ रिलेशन, सिर्फ 3 की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों ही चीज़ें किसी भी रिलेशन में आपको मिल जाती हैं, कोई भी अगर रिलेशन ये तीनों ही तरह के फंक्शन की जो कंडीशन उन्हें फुलफिल करता है, तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आपको मेजरली 3 तरह के रिलेशन ही स्टडी करने हैं।
फिर हम फंक्शन की बात करेंगे जो कि हमने 11th वाले सिलेबस के अंदर भी करी है। अब यहाँ पर लेकिन हम दो तरह की चीज़ें करेंगे, एक हम पढ़ेंगे 1-to-1 फंक्शन, एक पढ़ेंगे हम ऑन-टू फंक्शन। इसके बाद में जो हम यहाँ पर जब हमने ट्रू की बात करी थी पीछे थोड़ी सी देर पहले, वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज डोमेन की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन की बात करेंगे, ठीक है, और साथ साथ उनके ग्राफ भी और प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी में आपके इन्होंने जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी कि ITF है, वो भी इन्होंने रिलेशन फंक्शन के अंदर ही कवर अप यहाँ पर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब आता है मैट्रिसेस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है शुरुआत में, और जब उसमें आगे भी बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आएंगी। बट ये जो सिलेबस है मैट्रिसेस का, और बाद में एक और आएगा इसके साथ में डिटर्मिनेंट, थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, तो हम इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके चलने की कोशिश कर देंगे। आप जब इसको घर पे भी ट्राई करोगे तो इसको जल्दी जल्दी करके 1 से 2 दिन के अंदर ही बैठकर ख़त्म करने की कोशिश करना। चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन है बहुत थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट फॉर्म करने हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप 2 बार 4 बार ट्राई करोगे आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। क्या क्या चीज़ें हैं कि होता क्या है मैट्रिसेस, कॉन्सेप्ट क्या है, नोटेशन क्या है, ऑर्डर क्या होता है, एक 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, किस किस तरह की मैट्रिक्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ 2-3 दिखा रखी हैं, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसका ट्रांसपोज कैसे निकलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ मैट्रिक्स और छोटा सा कॉन्सेप्ट। फिर आप 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, किसी भी मैट्रिक्स को किसी अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। इसमें ध्यान देना सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एडिशन ईजी है और यहाँ पर जो स्केल है वो भी ईजी है, और साथ साथ जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टीज़ से सॉल्व हो जाता है। आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन करने को नहीं दिए जाएंगे, आपसे प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। साथ साथ इसमें और क्या आ रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किस तरह से यूज़ की जाती है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पर सिर्फ 2 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स की बात करेंगे। 2 ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4। इसको आप ध्यान से देखो, इसमें आपको सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम दिखाई पड़ेंगे। 1 2 रो हो गई, 1 और 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। हम सिर्फ यहाँ तक के बेस पे जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 3/3 भी होता है, बट हम वहाँ तक नहीं जाने वाले हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा वो यूनिक ही क्यों होती है। किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक क्यों होता है, बहुत सारे क्यों नहीं हो सकते, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ये बातें हम मैट्रिक्स में करने वाले हैं। फिर इसके साथ में आता है डिटर्मिनेंट। जब आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो साथ साथ ही डिटर्मिनेंट पढ़ना, इसको आगे पीछे मत करना, क्योंकि ये साथ साथ ही पढ़े जाएँ तो अच्छा रहता है। अब इसमें हम जो है 3/3 मैट्रिक्स तक जाएंगे, उसके भी अंदर हम कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे पहले, जैसे कि माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, उसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। जिस दिन आप माइनर कोफैक्टर निकालना सीखेंगे उसी दिन आप एडजॉइंट निकालना सीख जाएंगे, और जिस दिन एडजॉइंट निकालना सीखेंगे साथ साथ आप इन्वर्स निकालना भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा एक प्रोसेस है। आप पहले माइनर फाइंड करना सीखते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, फिर आप कोफैक्टर निकालते हैं। जब आप कोफैक्टर निकालना सीख जाते हो आप एडजॉइंट निकालना सीख जाते हैं, और एडजॉइंट निकाल के आप इन्वर्स निकालना सीख जाते हैं। ये पूरी इस तरह से एक साइकिल है जो कि इस तरह से आराम से कंप्लीट होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसके नंबर सॉल्यूशन जो है वो किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल का हो चाहे 3 वेरिएबल का हो। आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी जो हमने डिफरेंशिएशन की बात पहले की थी उसी के कॉन्टिन्यूएशन में चलने वाली है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का आएगा, कि कोई भी जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने चेन रूल लिख कर दे दिया है, बट ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी सीखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनको डिटेल्ड स्टडी में लेकर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास में डिफरेंशिएशन होगा जिसमें पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी, हम वो भी करने वाले हैं। और जब हम डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे तो हम डबल डिफरेंशिएशन करना भी सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद में जो हम डिफरेंशिएशन को यहाँ पर क्लियर कर चुके होंगे तो आएंगी इसी पे बेस्ड एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर कुछ 4 से 5 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आता है रेट ऑफ चेंज। फिर आप पढ़ोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई फंक्शन है वो किस
पॉइंट कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। फिर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम, फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, किस तरह से डेरिवेटिव जो है, डिफरेंशिएशन जो है वो आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, साथ साथ हम यहाँ पर और बात जो करने वाले हैं, उन्हें थोड़ा सिलेबस हटा के रखा हुआ है। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट वाले भी आते हैं और नॉर्मल के लिए भी आते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी यहाँ पे सीखना ज़रूरी होगा। आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा आपसे कि अगर आपको कोई कर्व दे रखा है और कर्व में आपको एक टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो कैसे निकल जाएगी, डेरिवेटिव जो है उस टेंजेंट की स्लोप निकालने का एक तरीका है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। और फिर सिंपल लाइफ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंटीग्रल्स। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है उसके हमें 3 तरीके सीखने हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करा जाए। 3 मेथड क्या क्या है, सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ती हैं, बट प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपकी एक साथी है जो आपको इसमें आगे ले जा सकती है। देन हमारे पास आएगा पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स। इसके बाद में अगर जो सिंपल जो क्वेश्चंस होंगे और कभी कभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके पास इसके अंदर आने वाले हैं। जब इंटीग्रल्स के बारे में हम बात कर चुके होंगे, इसको सीख चुके होंगे, तो बात आएगी इसकी एप्लीकेशन की। और इसकी एप्लीकेशन सिर्फ एक चीज़ के अंदर आने वाली है और वहाँ हम बात करते हैं एरिया फाइंड करने की। किसी भी कर्व के अंदर आने वाला एरिया अगर फाइंड करना है तो हम उस फंक्शन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे, जो कि इसकी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपसे पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब यहाँ पर क्या है, हम स्पेशली इक्वेशंस की बात करेंगे। एक सिंपल इक्वेशन है तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कैसे करना है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी आपको दे रखी है उसको वापस जनरल फॉर्म में लेके कैसे आना है। इसके लिए कोई 2 या 3 मेथड आपको यहाँ पर डील करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला मेथड आप यहाँ पर डील जो करने वाले हैं वो होगा वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस इक्वेशंस, और तीसरा यहाँ पर हमारे पास आएगा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ये 3 तरह के जो मेथड हैं, 3 तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो इन 3 मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा, सीखना पड़ेगा। आगे आते हैं, अब बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक आ गया है हमारे पास, वेक्टर्स। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉमर्स के बैकग्राउंड से स्टडीज़ करी हैं अपने 11th-12th के अंदर। क्योंकि क्या होता है, जो वेक्टर्स है वो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोगों की सोच है वो ये है कि वेक्टर्स जो है वो साइंस का कॉन्सेप्ट है, तो उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। बट यहाँ पर हम इसको जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हमें उसको वो बिल्कुल ही साइंस की तरह नहीं पढ़ना है, हम उसको मैथ की तरह ही पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या होगा हम पहले ही जानेंगे कि वेक्टर्स कलर होते क्या हैं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इनके बारे में बात करेंगे। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ध्यान रखना है, ये आपकी नैया पार लगा सकता है इन 2 चैप्टर्स के अंदर, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, देन टाइप ऑफ वेक्टर्स कई तरह के होते हैं, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल, कोलिनियर। इसके अलावा हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं जो कि इजी है, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जहाँ पर आपको 2 तरीके सीखने पड़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बस यही है जो कि सारे कॉन्सेप्ट बनाएगा इस चैप्टर के अंदर, और ज़्यादा कोई परेशान नहीं करेगा आपको। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख लिया तो बेटा आपका काम हो गया, आपने ये वेक्टर चैप्टर सीख लिया। ठीक है, जब वेक्टर कर लेंगे तो सीधा 3D की बात करते हैं। 3D के अंदर आप लोग क्या करेंगे, 3D का देखो फिर से यहाँ पे लिखा है वही, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से उठ के ही इधर आने वाला है। जब भी वेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि DCs और डायरेक्शन रेशियोज यानी कि DR, इनकी बात करा करेंगे। इनसे हम क्वेश्चन को रिलेट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और अपना एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे दिमाग के अंदर, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अब इसमें और क्या आएगा, इसमें आपको पढ़नी है लाइन। एक लाइन को हम वेक्टर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसकी 2 फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2 फॉर्म के अंदर हम एक
जहाँ पढ़ते हैं कि अगर आपको एक लाइन दे रखी है कि वो किस पॉइंट से पास करती है और वो किस लाइन के पैरेलल है, किस वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। और दूसरी फॉर्म आपको जो पढ़नी है वो ये है कि अगर लाइन दो गिवन पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। इसके अलावा यहाँ पर हम एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस की बात करेंगे, वो चीज़ें आएंगी। और ज़्यादा सिलेबस इसमें नहीं है, हालांकि पहले इसमें एक प्लेन नाम का टॉपिक भी था, बट उसको फिलहाल इस सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट था लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग ये वही है जहाँ पे हमने पीछे लीनियर इक्वालिटीज़ की बात करी थी, उसी की एक्सटेंशन है, बट अब हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल या 2-4 लाइन बनाकर क्वेश्चन को ख़त्म नहीं करते। हम यहाँ पर एक प्रॉपर गिवन जो लीनियर प्रॉब्लम होती है, जिसको हम LLP कहते हैं, उसको पूरा सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो आपसे पूछता है कि गिवन सिचुएशंस के लिए आप मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम प्रॉफिट ये सब निकाल के दीजिए, तो हम वो पॉइंट भी फाइंड आउट करते हैं अगर फिजिबल रीजन में वो पॉइंट जो है वो मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, जो इसमें एक्सटेंशन है वो सिर्फ इतनी सी ही है। लास्ट आपके पास में आ रहा है प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है 11 से डिफरेंट है। 11th में आपको अगर कहा जाए तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाई वो सिखाई थी उन्होंने कि आउटकम्स कैसे बनते हैं। अब आउटकम्स के अलावा अब यहाँ पे क्या आ गया है, अब यहाँ पे आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट पहले ही हो चुका हो और फिर दूसरा इवेंट हो रहा हो तो क्या होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक ही इवेंट 2 बार में हो रहा है या 3 बार में हो रहा है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। इंडिपेंडेंट इवेंट, 2 इवेंट है, आपने कॉइन टॉस किया, एक डाई फेंक दी, तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बेस थ्योरम की बात करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर रैंडम वेरिएबल हमारे सामने आने वाला है जहाँ पे हम एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं और फिर उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को बनाकर मीन और रैंडम वेरिएबल और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात भी करते हैं। तो बेटा यहाँ तक का ये हमारा सिलेबस था, जिसमें हम ये देख रहे थे कि आपका जो भी टोटल चीज़ें हैं फॉर KVS PGT, उसमें कहाँ तक का जो सिलेबस डिस्कस किया गया है और जो भी आने वाला है वो किस तरह का है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आपको नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिलेगी जहाँ पर हम क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट दोनों ही डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। सो थैंक यू सो मच।